गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अगला क्लास शुरू करने जा रहे हैं और अगले क्लास का जो हम लोगों का टॉपिक है ये मुद्रास्फीति का ही अगला पार्ट हम लोगों का है, जहां हम लोग देखेंगे कई नए टर्म्स को। जैसे मुद्रास्फीति के बाद हम लोगों को चार इससे रिलेटेड अदर टर्म्स को हम लोगों को समझना है। ये चार अदर टर्म्स क्या होता है? जैसे डिफ्लेशन, एक टर्म आता है डिफ्लेशन जिसको मुद्रा संकुचन कहते हैं, या इसी को मुद्रा संकुचन या इसी का एक और नाम है जिसको कहा जाता है मुद्रा अस्फीति। फिर एक इसी का एक और पार्ट होता है जिसको रिफ्लेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मुद्रा संस्फीति कहते हैं। तो मुद्रा अस्फीति के बाद इन सबों का क्या रिलेशन है? जैसे एक आता है टर्म मुद्रा विस्फीति आता है। ये इन सभी टर्म्स को हम लोग, ये चारों टर्म्स एक ही साथ हम लोगों को एक डायग्राम से हम लोगों को इन चारों टर्म्स को हम लोगों को एक ही डायग्राम से समझना है। अब ये चारों टर्म्स हम लोग कैसे एक डायग्राम में समझेंगे, इसको हम लोग क्लियर करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे मुद्रा अस्फीति जैसे क्या हुआ, हम लोगों ने एक कॉमन प्रोडक्ट लिया है और वो प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी जिसको हम लोग कहते हैं। मान लीजिए हम लोग पटना, एक कॉमन प्लेस हम लोग लेते हैं पटना में ही हम लोग इन सब चीज़ों की क्रय विक्रय की बात करने जा रहे हैं। तो अगर एक एवरेज प्राइस हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो एवरेज प्राइस जो है फूल गोभी का 20 रुपीज़ लगभग होना चाहिए। लेकिन अगर 20 रुपीज़ जो एवरेज इसका प्राइस होना चाहिए, अगर यह 20 रुपीज़ के प्राइस से नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो उस स्थिति में हम लोग कैसे इसको क्या क्या नाम देंगे? जैसे मुद्रास्फीति के बारे में हमने पढ़ाया था कि वहां पर जो है प्राइस बढ़ जाता है, वस्तु का जो है कीमत बढ़ जाता है। अब वस्तु का कीमत बढ़ना जो है ये कहलाती है मुद्रास्फीति। और वहां हमने बताया था कि इसमें क्या होता है कि मुद्रा की क्रय करने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, डिमिनिश कर जाती है। अब ठीक इसके अपोजिट एक क्रिया होती है जिसको डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग मुद्रास्फीति को पहले हम लोग कम करने का उपाय पहले समझेंगे कि कम करने का उपाय क्या होता है। जैसे मुद्रास्फीति के जितने भी कारण है, अगर उन सभी कारणों को हटा दिया जाए तो हम लोगों का मुद्रास्फीति कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए टर्म यूज होता है डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में जुट गया आकर के डिस, मतलब इन्फ्लेशन को डिस कर देना है, कम कर देना है। अब इन्फ्लेशन को कम कैसे करेंगे? मुद्रा, इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रा विस्फीति कहते हैं। अस्फीति में जुड़ गया वी तो ये हो गया विस्फीति, नीचे करने की क्रिया हो गई। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या क्या करना होगा? अब मान लीजिए कि अगर उत्पादन कम हुआ है, कारण कई हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उत्पादन कम हुआ है, वस्तु का उत्पादन बाजार ही कम हुआ है, तो अब हम कैसे उसको मेकअप करेंगे? उत्पादन तो तुरंत हो नहीं जाता है, उसमें काफ़ी समय लगता है, 6 महीना समय लग सकता है, 4 महीना समय लग सकता है। जैसे प्रोडक्ट होगा उस तरह से उसमें समय लग सकता है, या फिर सीजन का वेट करना पड़ता है। तो वैसे स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि उस वस्तु को, मान लीजिए जिस वस्तु का उत्पादन कम हुआ है उस वस्तु को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, दूसरे देश से इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उसका प्राइस कम हो जाता है। ये हुआ एक कॉज। दूसरा कॉज अगर हम लोग बात करते हैं डिफ्लेशन को लाने के लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे अगर मान लीजिए कि करप्शन है, यानी ब्लैक मार्केटिंग की वजह से अगर आपका प्राइस बढ़ा हुआ है। जैसे आप देखेंगे सीजन में गेहूं के फसल के बुआई के समय में देखेंगे कि उस वक्त जो गेहूं में फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, जो भी है डीएपी वगैरह जो भी यूज़ किया जाता है, उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है। और प्राइस बढ़ता नहीं है, गवर्नमेंट तो प्राइस अपना फिक्स करके रखी है, लेकिन जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं लोकल, वो सब क्या करते हैं? ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। रखते हैं, उनके पास फर्टिलाइज़र खाद अवेलेबल है, लेकिन वो क्या करते हैं? देते नहीं, कहते हैं कि अवेलेबल नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ेगा, आप तो अपने लोग हैं। हम क्या करते हैं कि मंगा देंगे आपके लिए, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा मांग रहा है। अब जो 10 रुपये का प्रोडक्ट है उसके लिए आपको देना पड़ता है, मतलब जनरली उसका 250-300 अगर जो भी कॉस्ट है उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट 400, 500, 1000 ऐसे आपको देना पड़ता है, जिस लेवल में आप उनके साथ डील कर लेते हैं। तो अब ब्लैक मार्केटिंग यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसी को ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं कि स्टॉक होते हुए और प्रोडक्ट को जो है सो ज़्यादा कॉस्ट पर बेचना, बताना कि प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है और उसको अधिक प्राइस पर बेचना, ये क्रिया स्टॉक का ब्लैक मार्केटिंग कहलाती है। तो अब ऐसे स्टेज में कभी कभी देखेंगे कि डीएम वगैरह छापामारी शुरू कर देता है, पता लगा कि अच्छा यहाँ पर चल रहा है ब्लैक मार्केटिंग, छापामारी किया, स्टॉक से बहुत माल निकल जाता है। क्योंकि
इस तरह की क्रिया तभी होती है जब उसकी आवश्यकता ज़्यादा हो और टाइम पीरियड लिमिटेड हो। तो देखेंगे गेहूं के फसल के समय में जब बुआई का समय आता है तो एक लिमिट समय में ही 30 डेज अबाउट 30 दिनों के अंदर सारे फसल को बुआई कर देना होता है, और उसमें आप डिले करते हैं तो आपको लगता है मेरा फसल पिसड़ जाएगा, तो हम डैमेज हो जाएंगे। तो अब उस स्टेज में वो लोग ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं। तो ये ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक एडमिनिस्ट्रेड प्राइस का यूज करती है। मतलब वो निश्चित कर दी कि इस प्राइस से ज़्यादा नहीं बेचना है, जो बेचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, और उस स्टॉक को पकड़ने का काम गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेड अपने लोगों से करवाती है। तो ये दूसरा क्रिया हो गया। मतलब अगर ब्लैक मार्केटिंग किया है किसी ने, ब्लैक मार्केटिंग यानी कि जमाखोरी करना, उसको हिंदी में कहते हैं, जमाखोरी करके उसने रखा है, तो उस स्टेज में उसको कम करने के लिए जो उपाय किया जाता है, ये हमारे डिसइन्फ्लेशन का दूसरा उपाय है, दूसरा जो है सो प्रक्रिया हो गया। फिर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए और कॉज हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अगर तीसरा कॉज हम लोग देख रहे हैं, सरकार ने टैक्स ज़्यादा लगा लिया है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा रखा है तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स को कम करना पड़ेगा। तो टैक्स को जो आप कम करने के लिए उपाय करेंगे तो आप तो करेंगे नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को घटाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट पर मान लीजिए टैक्स जो है सो GST के 12% के स्लैब में है, उसको घटा करके हम लोग 5% के स्लैब में ला देते हैं, तो गवर्नमेंट 12% से जैसे घटाकर 5% के स्लैब में लाएगी, उसका कॉस्ट उस प्रोडक्ट का घट जाएगा। 6% उसके प्राइस में कमी आ जाती है, 7% उसके प्राइस में कमी आ जाती है। ये जो प्रोसेस हुआ, फिजिकल इन्फ्लेशन जो हम लोग पढ़ाए थे, वित्तीय स्फीति, उसके वजह से उत्पन्न हुए कॉज का सोल्यूशन है। इन तमाम प्रक्रियाओं से जो इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को कम किया जाता है, यही क्रिया हमारी कहलाती है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, जो प्राइस बढ़ रहा था वो प्राइस क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, और ये घटते घटते फिर कहां पहुंचेगा, जो उसका लेवल है, उसका जो लेवल है, ये उसका लेवल है जहां उसको पहुंचना है। तो ये इस जगह पर पहुंचेगा जो इसका लेवल यहाँ पर निर्धारित किया गया है, यहाँ पर ये पहुंच जाएगा तो फिर ये संतुलित मान लिया जाएगा। अगर इससे फिर नीचे जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये प्राइस हम लोग देख रहे हैं। अब प्राइस हम लोगों ने तय किया कि हमारा एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, 20 रुपीज़ आपको फूल गोभी का होना चाहिए। इसमें हम लोगों ने लगभग सब चीज़, प्रोडक्शन कॉस्ट से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तक सबको हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है, प्लस जो होलसेलर का कॉस्ट है, रिटेलर का कॉस्ट है, जो भी मतलब इससे कॉस्ट जाते हैं, उन सबको हम लोगों ने माना कि 20 रुपया लगभग होना चाहिए अप्रोक्सीमेट इसका प्राइस। अब इससे अगर नीचे गिरता है प्राइस, जैसे ये जो प्राइस हम लोग देख रहे हैं, ये जो देखें इन्फ्लेशन, आप देखेंगे ये प्राइस जनरली जो है, आप अक्टूबर के मंथ में अगर जाते हैं खरीदने, तो अक्टूबर के मंथ में फूल गोभी खरीदने जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, तो उसका प्राइस पीक पर होता है। सितंबर वगैरह में तो आप देखेंगे सितंबर में सबसे ज़्यादा आपको उसका प्राइस दिखा जाएगा, वो 70-80 भी हो सकता है। लेकिन वो उसका प्राइस घटना कब शुरू होता है, ऐसे जनरली उसका घटना शुरू होता है तो आप देखेंगे जनवरी में उसका प्राइस जो है, प्राइस बहुत घट जाता है। ये सिचुएशन जनवरी वगैरह से डाउन होने लगता है, और जनवरी में घटते घटते, ये जनवरी में नहीं, इसको दिसंबर ले लिए, जनवरी ज़्यादा हो गया, जनवरी में ये डिमिनिश कर जाता है, और डिमिनिश करके न्यूनतम पे आ जाता है। यहाँ जो वैल्यू हम लोग लेंगे, ये प्राइस हम लोग देख रहे हैं नवंबर और प्लस दिसंबर का प्राइस इस तरह से घटना शुरू करता है। और यही प्राइस आप देखेंगे जनवरी के महीने में जाइएगा तो फूल गोभी का प्राइस जो है, कॉलीफ्लावर का प्राइस बहुत नीचे गिर जाता है, क्योंकि उस वक्त उत्पादन बड़े मात्रा में हमारे यहाँ पीक पर होता ही है। तो उस वक्त हमारा ये वैल्यू, ये प्राइस गिर करके और उसके एक्चुअल प्राइस से भी नीचे चला जाता है। तो जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस घटकर बहुत कम हो जाता है, उसके एक्चुअल प्राइस से भी नीचे चला जाता है, तो इस स्थिति को डिफ्लेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मुद्रा संकुचन कहा जाता है, या अवस्फीति, मुद्रा अवस्फीति इसी को कहा जाता है। मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन, ये वर्ड यूज किया जाता है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को कहा जाता है कि मुद्रास्फीति से भी खराब स्थिति अगर कोई होती है तो वह स्थिति हमारी जो है सो डिफ्लेशन की स्थिति होती है, मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है। क्योंकि इसमें जो कॉस्ट, इसमें तो मुनाफाखोरी ज्यादा हो जाएगा। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन में फर्क क्या है कि मुद्रास्फीति में क्या है कि वहां मुनाफा लोग ज्यादा कमाएंगे, तो मुनाफा ज्यादा कमाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं किसी को उसमें लॉस सिर्फ कंज्यूमर को होगा,
लेकिन बाकी लोग सभी लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसमें प्रोड्यूसर भी आपको प्रॉफिट में रहेगा, प्रोड्यूसर से लेकर के सेलर तक, रिटेलर, होलसेलर, सभी जो है इसमें प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट, ये जो सिचुएशन होता है इसमें सभी लॉस में चले जाते हैं। पहली बात कि सबसे बड़ा जो लॉस होता है वह होता है किसान को। अब ये जो बड़ा लॉस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो ये लॉस हमको दिख रही है कि किसान को जो ये लॉस होता है, यही लॉस हार्मफुल होती है ज़्यादा, क्योंकि पूंजी डूब जाएगी। तो पूंजी अगर आपकी डूब जाती है तो फिर आप आगे कृषि नहीं कर पाएंगे, आगे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर इस पर भी हम लोग एक टर्म चर्चा और करेंगे हम लोग, पहले इसको हम लोग देखते हैं। अब इस स्थिति में जो सुधार की क्रिया होती है, गवर्नमेंट इसको सुधारने के लिए क्या करेगी, क्या क्या उपाय करेगी। जैसे इसमें हमने बताया सुधार के लिए क्या हो सकता है, उसी तरह इसमें सुधार के लिए क्या होगा। तो इसमें सुधार के लिए सरकार जो भी प्रक्रियाएं करती है, वो सारे कार्य प्रक्रिया वो सब हमारा रिफ्लेशन कहलाता है। मतलब रिफ्लेशन जो है, डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा संकुचन में सुधार की जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, जो भी उपाय किए जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे मुद्रा संस्फीति कहलाती है या रिफ्लेशन कहलाता है। अब सुधार में क्या करेगी, सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग यहाँ यूज करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में पाटन कहा जाता है और इंग्लिश में इसके लिए डंपिंग कहा जाता है। डंपिंग वर्ड यूज होता है, डंपिंग, और हिंदी में इसको कहा जाता है पाटन। पाटन की क्रिया, या एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है पाटन या राशि पतन, इसके लिए वर्ड यूज होता है, राशि पतन यूज होता है। ये जो क्रिया है ये क्या होती है, क्वेश्चन पूछता है डंपिंग क्या है। अब देखिए, प्रोडक्ट जब अपने देश में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो गया और उसका हमको प्राइस नीचे जा रहा है, एक्चुअल प्राइस से नीचे गिर रहा है, तो क्या करेगी सरकार, उसको जो है सब्सिडी उस पर देकर विदेश में बेचवा सकती है। बेचने की प्रक्रिया, एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। देखेगी कि कौन सा देश है जहां उस प्रोडक्ट की कमी है और उसको हम लोग बेच सकते हैं। तो वह प्रोडक्ट जब विदेशों में सब्सिडी दे करके या उस पर टैक्स में रिबेट दे करके जो विदेशों में ले जा करके अधिक उत्पादित वस्तु को बेचने की क्रिया होती है, वही क्रिया हमारी कहलाती है क्या चीज, डंपिंग या पाटन या राशि पतन की क्रिया कहलाती है। इस क्रिया से डिफ्लेशन की स्थिति में सुधार हो सकता है, सुधार देखा जा सकता है। दूसरा है स्टोरिंग का प्रोसेस किया जा सकता है। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसको स्टोर कर दिया जाए, जैसे टमाटर देखेंगे, टोमेटो का स्टोरिंग किया जा सकता है। फूल गोभी का भी एक है कि लोग सुखा करके और बना लेते हैं कि चलो यार गर्मी के दिनों में खाएंगे फूल गोभी, तो वो भी एक अलग एक प्रोसीजर्स है। तो जिस उपाय से भी हम मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन के स्थिति में अर्थव्यवस्था के सुधार करते हैं, वह स्थिति हमारी क्या कहलाती है, रिफ्लेशन यानी कि मुद्रा संस्फीति कहलाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होता है, जिसको डंपिंग वर्ड यूज किया जाता है। तो ये जो हम लोगों ने देखा सीजन बाय सीजन इन चीज़ों में, इसमें फिर सुधार होती है, फिर फरवरी से ऐसे सुधार होती है। देखने के लिए एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों ने इन सभी टर्म्स को समझा है यहाँ पर, कि एक ही प्रोडक्ट से एक ही प्लेस में हम इन सभी चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं, ये सारे टर्मोलॉजीज हमारे कैसे क्लियर हो सकते हैं। तो ये मैंने एक टर्म से कोशिश किया कि आपको मुद्रा संस्फीति, मुद्रा विस्फीति, मुद्रा संकुचन या अवस्फीति तथा मुद्रा संस्फीति सभी हम समझा सकें, और ये सारे टर्म्स इसमें क्लियर हुए। अब देखिए एक अलग टर्म हम लोग समझने जा रहे हैं इससे बाद। जैसे एक टर्म आता है आपको जिसको रिसेशन कहा जाता है, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज होता है रिसेशन, हिंदी में इसके लिए कहते हैं हम लोग वर्ड मंदी, वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। अब ये मंदी क्या होता है, मंदी जो है इसमें क्या होती है, मंदी में हम लोग एक टर्मोलॉजी, एक मतलब सिंपल टर्मोलॉजी यूज करेंगे। अगर आपकी एक्चुअल सप्लाई जो है, ये जो है इसके रेस्पेक्ट में अगर आपका डिमांड यानी मांग घट जाए, वास्तविक आपूर्ति के सापेक्ष में अगर आपका मांग घट जाता है, तो यही स्थिति जो है मंदी की स्थिति कहलाती है। एक्चुअल सप्लाई मतलब जितना हमेशा बाजार में बिकती थी,
अगर उसके रेस्पेक्ट में बाजार में वस्तु का मांग घट जाता है तो यह स्थिति जो है, यही स्थिति हमारी कहलाती है रिसेशन की स्थिति। और ये रिसेशन की स्थिति जो है मेनली जो देखी जाती है ये डेवलप कंट्रीज में ये मुख्य रूप से देखी जाती है। डेवलप कंट्रीज में रिसेशन की स्थिति इसलिए देखी जाती है क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्रीज होते हैं वे सब पूंजी का निवेश करते हैं और पूंजी का निवेश करके वो पैसा कमाते हैं। जैसे यहाँ पूंजी का निवेश का मतलब हुआ ये जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, ये सभी डेवलप कंट्रीज हमारे जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर औद्योगिकरण पर मुख्य रूप से ये निर्भर होते हैं। और चूंकि ये औद्योगिकरण पर मुख्य रूप से निर्भर होते हैं इसी कारण इनके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ये मंदी का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अक्सर सुनते होंगे कि अमेरिका में मंदी देखी जा रही है, फ्रांस में मंदी देखी जा रही है, जर्मनी में मंदी देखी जा रही है, ब्रिटेन में मंदी देखी जा रही है। मतलब जब भी मंदी की बात आती है तो ये डेवलप कंट्रीज़ में ही देखी जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया मंदी के इफेक्ट्स में नहीं आता है क्योंकि इंडिया में हमारा इस सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा है, इस सेकेंडरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भारत में के जीडीपी में कम है विथ रिस्पेक्ट टू हमारे सर्विस सेक्टर। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो टर्शियरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ पाया जाता है, सर्विसेज का। तो सर्विस सेक्टर्स का हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इसलिए हम लोग मंदी के शिकार उस रेस्पेक्ट में कम होते हैं क्योंकि हमारा श्रम बल का संसाधन होता है। श्रम हमारे देश में जो है हम लोग मुख्य रूप से श्रम बल में हम लोग हैं, तो श्रम वाले बहुत प्रभावित होंगे तो भी उनके रेस्पेक्ट में कम होंगे, लेकिन इनका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। ये स्थिति हमारी कहलाती है मंदी की स्थिति, जब एक्चुअल सप्लाई के रेस्पेक्ट में एक्चुअल डिमांड कम हो जाता है। यही हम लोग एक और टर्म यूज करेंगे। अब ये टर्म जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं ये टर्म हमारा हो जाएगा, एक स्टैगफ्लेशन वर्ड यूज होता है। स्टैगफ्लेशन, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का हिंदी होता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। ये मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होता है, गौर करेंगे इसको। मुद्रास्फीति जनित मंदी में क्या हम लोग देखते हैं, क्या इसमें डिफरेंसेस होता है, ये गौर करेंगे। इसमें तीन टर्म हिंदी वाला से क्लियर होता है, मुद्रास्फीति और जनित और आ गया मंदी। ये तीन टर्म है। मतलब मंदी हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन इस मंदी में जो इसके उत्पन्न होने का कारण जो है ये कारण है मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। अब देखिए ये कैसे होगा, इन्फ्लेशन, मंदी इन्फ्लेशन के वजह से कैसे उत्पन्न होगी, मतलब मुद्रास्फीति के वजह से मंदी किस केस में उत्पन्न होगी, अब इसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो मुद्रास्फीति के वजह से मंदी इस उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, तो पेट्रोलियम का बहुत प्राइस बढ़ जाएगा तो आप बाइक का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा करते हैं उसको यूज़ करना कम कर देंगे। सोचेंगे चलो 2-4 किलोमीटर जाना है, पैदल चल चलते हैं। साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं, तो पैदल चलना, साइकिलिंग करना, मतलब आप उसके उपयोग को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा महंगा हो गया तो बस का सहारा ले लेंगे आप, ट्रांसपोर्टेशन के फैसिलिटी में सोचेंगे जाने दो, बस से ही चल चलते हैं। आप बाइक शेयर कर लेंगे, कार शेयर कर सकते हैं। अब इस प्रकार से क्या हो रहा है कि उस चीज़ का प्रोडक्ट का डिमांड कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है, पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ गया, इसलिए पेट्रोलियम का डिमांड घट गया। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है जब किसी वस्तु के मूल्य के बढ़ने के वजह से मंदी आ जाती है उस सेक्टर में। अब स्वाभाविक बात है, अगर पेट्रोलियम का डिमांड घटेगा तो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन घटेगा, तो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन घटेगा तो पता लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट उसमें कम हो जाएगी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट घटेगा, क्योंकि जब उत्पादन ही कम करेंगे तो हम अधिक लोगों को एम्प्लॉय बनाकर क्यों रखेंगे फैक्ट्री वाले। तो ये मंदी की फिर सिचुएशंस हो गई। तो उसका कारण क्या हो गया, अधिक प्राइस होना, महंगाई का ज़्यादा होना।
तो ये सिचुएशंस, ये जब सिचुएशन, ये जो है हमारा, जब दोनों ही महंगाई के वजह से मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। और इंग्लिश में ये इंग्लिश वाला ही वर्ड दे देता है कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हिंदी में टर्म लिख देगा, कहेगा कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें। या एक्सप्लेनेशन निम्न में से स्टैगफ्लेशन का ये उदाहरण है, ऐसे दे सकता है, या क्वेश्चन या उसका एक्सप्लेनेशन दे देगा, ऑप्शन देगा, सेलेक्ट कीजिए कि इसको क्या कहते हैं, तो वहां आपको पिक आउट करना होगा स्टैगफ्लेशन किसको कहते हैं। ये था हम लोगों का एक कुछ सिलेक्टेड हम लोगों का ये टर्मोलॉजी जिसे था जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ हम लोग आगे फिर देखते हैं अगला टॉपिक हम लोगों को क्या आता है।